ये जो स्क्रीन पे आप लोग को अभी पिक दिखाई दी, ये है हमारे बहुत जबरदस्त फिलोसोफर जिनका नाम है महर्षि कर्णन। मैं तो आज के मॉडर्न टाइम का साइंटिस्ट बोलूंगा उनको। कारण यह कि 500 बीसी इतने पुराने टाइम पे भी उन्होंने क्या बोला कि पूरी दुनिया का जो मैं सबसे छोटा छोटा अगर मैं छोटा करता जाऊं तो वो क्या बनेगा, परमाणु, जिसे हम आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अब सोच के देखिए, इतनी पुरानी चीज उन्होंने कितना इतना जबरदस्त क्या कंसेप्ट लाए होंगे जिससे उन्होंने ये कंसेप्ट दे दिया हम लोग को। इस चीज को बताने वाले साइंटिस्ट और भी थे, मतलब उस टाइप के जो महर्षि थे, दैट इज फकुदा कात्यामा, जिन्होंने इस चीज को बोला कि हाँ वो सही थे, सबसे छोटा पार्टिकल ये है परमाणु। और 600 सेंचुरी में हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर्स आए, लूसिफस, डेमोक्रिटस, एपिकरस, तो इन सब ने भी यही बोला कि अगर मैं मैटर को छोटा करता जाऊं तो सबसे छोटा पीस क्या आएगा, एटम। लेकिन वेट, यहां पे एक जोल है, सबसे इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला एटम, लेकिन हम उससे भी नीचे जा चुके हैं, उनसे पहले, उनसे नीचे परमाणु। हम कहां पहुंचे, परमाणु पे, और वो अभी भी कहां पे, अणु मतलब एटम पे। यानी हमारी साइंस उस टाइम पे भी इनसे बहुत जबरदस्त थी। लेकिन सबसे जो मेजर डेवलपमेंट आई वो आई एंटोनियन लवॉइसियर के टाइम पे, जिन्होंने हमारे को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट दिया। यहां पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, यानी वो वेरियस लॉज जिनको केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर सबसे फर्स्ट आ गया नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने के लिए जरा ये एक्टिविटी देखिए आप स्क्रीन पे। चलिए अपना सिस्टम ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे टेयर प्रेस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो वेट आ गया 0। चलिए अब चेक कीजिए, अब यहाँ पे मैंने रख दिया मेरा बीकर, और बीकर के अंदर दोनों टेस्ट ट्यूब है, और जो वेट आने लग रहा है, अब लोग ध्यान से देखें, अराउंड 140 यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है वेट की। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास जो है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम मास को ना बना सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये चीज प्रूफ है। इन दोनों को हम एक साथ से ऐड कर देते हैं इसके अंदर, प्लस इन दोनों टेस्ट ट्यूब का वेट भी ऐड कर लेते हैं साथ में। तो सही। अब देखिए इस एक्टिविटी में जो आपने देखा कि मैंने जो यहां पे सोडियम सल्फेट था उसको मिक्स किया बेरियम क्लोराइड के साथ में। जैसे इन दोनों की रिएक्शन बनी, मेरे पास प्रोडक्ट में क्या आ गया, 2NaCl, और साथ में क्या बन गया, BaSO4। और जो व्हाइट कलर के पीपीटी आपको दिखाई दिया, बेरियम सल्फेट कहते हैं यहाँ पे व्हाइट पीपीटी। अब आप कहोगे मैंने इतने आसानी से रिएक्शन कैसे लिख दी। देखिए इस रिएक्शन को बनाने का तरीका जो है मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में भी बना रखा है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो प्लीज वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है। अभी जो एक्टिविटी में देखा तो इन दोनों का सेम वेट आया, कितना था, 5 ग्राम के अराउंड। जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तब भी वेट सेम आ रहा है, कितना आया, 5 ग्राम। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट का जो वेट आ रहा है वो सेम आ रहा है और रिएक्टेंट का वेट भी वही आ रहा है, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड, nor to be destroyed, nor to be destroyed, ना हम मास को बना सकते हैं ना ही मास को खत्म कर सकते हैं। देखिए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH3COO Na है, ठीक है। मैंने इसके रिएक्शन करा दी, मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस के साथ, मान लीजिए मेरे पास, चलो H मान लेते हैं हम, H यहाँ पे, और मैंने ऐड किया NaOH। तो रिएक्शन के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट बना मेरे पास में क्या बना, CH3COONA, और साइड प्रोडक्ट में क्या आ गया, H2O। अब सपोज करें रिएक्शन के पहले जो इसका वेट था वो था 5 ग्राम, और इसका जो वेट था वो भी सपोज कर लेते हैं वो था 5 ग्राम। रिएक्शन होने के बाद जो ये वेट बना, मान लीजिए कितना बन गया, 8 ग्राम, और इसका जो वेट बना वो कितना बना, 2 ग्राम। तो यहाँ पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, अगर आप उसे चेक करें तो कितना है, 5 + 5 10 ग्राम। और जो मास ऑफ प्रोडक्ट है अगर आप उसे चेक करें तो मास ऑफ प्रोडक्ट भी आपके पास कितना आ रहा है, 8 + 2 मतलब फिर से 10 ग्राम। यानी जो रिएक्टेंट का मास है वही मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो हेंस प्रूव्ड
ये जो इक्वेशन लिखी थी, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस न्यूमेरिकल की हेल्प से इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, जिसका मास कितना है 5.3 ग्राम। वो रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी इसकी रिएक्शन मैंने कराई है CH3COOH के साथ, जिसकी कितना है 6 ग्राम। आगे जो प्रोडक्ट में मेरे पास बना 2.2 ग्राम है CO2 का, उसके बाद साथ में बना 0.9 ग्राम ऑफ वाटर और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। ठीक है, ये बन गया हमारे पास में। ये कितना वेट है, 8.2 ग्राम। तो प्रूफ करना है कि दिस स्टेटमेंट इज एन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप कैसे करेंगे, देखिए पहले भी बताया था मैंने, मास ऑफ रिएक्टेंट अगर आप चेक करें यहाँ पे, तो व्हाट शुड बी द मास ऑफ रिएक्टेंट, इट इज अराउंड 5.3 प्लस में 6, हाउ मच इट इज 11.3 ग्राम। बट व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, तो मास ऑफ प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2 विच इज इक्वल टू 11.3 ग्राम। तो अगर मैं देखूं तो ये तो मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों इक्वल आया है। मास ऑफ रिएक्टेंट जो है is equal to the mass of product, hence proved। the law of conservation of mass, इससे प्रूफ हुआ हमारे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट लॉ के ऊपर। देखिए, चलिए जी नेक्स्ट लॉ पे मूव करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि किन्होंने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने। देखिए क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट, इसी का सेकंड नेम भी क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। अब पॉइंट ये डेफिनेट मैंने क्यों यूज किया, डेफिनेट इसलिए यूज किया, सपोज करें आपके पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है उसका जो मास है इट इज 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन फिलहाल मेरे पास ऑक्सीजन डबल है तो मैं इसको कर दूंगा डबल। तो एक आ गया 12 और दूसरा आ गया मेरे पास में 32। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई यहाँ पे कि दोनों किस रेशियो के अंदर प्रेजेंट है। मैं दोनों को 8 से डिवाइड कर दोनों को 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो 3:8। तो जब कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में 3:8 के रेशियो में कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा हमेशा CO2। और ये रेशियो फिक्स है कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे ना, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करेंगे बाय मास, और वो फिक्स रेशियो में वो फिक्स ही कंपाउंड बनाएंगे। जैसे इस रेशियो में आप सपोज करो मैंने इसकी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड उठाया, तो कार्बन का मास 12 है, सिंगल ऑक्सीजन है, तो 16 × 1 मेरे पास में क्या बन गया टोटल रेशियो 12 × 6, यानी रेशियो क्या बन गई 3:4। यानी जब कभी मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने जाऊंगा तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो रहेगी वो रहेगी 3:4 बाय मास, ये फिक्स है। मान लीजिए आपके पास अगर वाटर है, वाटर में डबल हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ऑक्सीजन एक ही है तो ऑक्सीजन कितना आ गया 60, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गई 2:16 अगर सिंपलेस्ट रेशियो बनाओ तो 1:8। तो यानी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी कहीं पे भी दुनिया में अगर 1:8 के रेशियो में बाय मास कंबाइन कर रहे हैं तो हमेशा वो क्या बनाएंगे अपना वाटर, और ये फिक्स है। यानी यही तो कह रहे हैं जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा तो उसके अंदर जो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, जब भी वो सेम एलिमेंट से बनेंगे, सेम का मतलब यहाँ पे कि जब भी वाटर बनाना है तो हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बनाना है। तो जब भी वो कंबाइन करेंगे तो वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करेंगे बाय मास। आप उनके प्रोपोर्शन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोपोर्शन चेंज किया तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक न्यूमेरिकल, अगेन फिर से एनसीईआरटी बुक से ही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं किस रेशियो में 1:8, अभी मैंने बताया था। आगे कहता है कि मुझे ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो कि रिएक्ट करे किसके साथ में 3 ग्राम किस चीज के, हाइड्रोजन गैस के। तो देखिए सिंपलीफाइड रेशियो में क्या आ रहा है कि 1 तो हाइड्रोजन है और 8 क्या है ऑक्सीजन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद कितने के साथ, रेशियो से ही पता लग रहा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 1 ग्राम आ गया तो 3 ग्राम के अंदर 3 ग्राम ऑफ H2 गैस
रिएक्ट विद कितने के साथ, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, तो 3 इंटू में 8 ग्राम, कितना आ गया 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए सॉरी ऑक्सीजन। तो आई होप इट इज क्लियर। अब यही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में भी आ जाता होता है कई बार पेपर में। जैसे मान लीजिए इसी को अगर नेक्स्ट फॉर्म में देगा तो इसी क्वेश्चन में एक और अल्टरनेटिव क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन की जगह क्या रख लिया, कार्बन, और यहाँ ऑक्सीजन की जगह क्या रख लिया, हाँ ऑक्सीजन ही रहने देते हैं। और रेशियो जो कर दी मैंने, अब क्या रेशियो कर दी, 3:8 की जगह पे, हाँ 3:8 की जगह पे मैंने रेशियो कर दिया, सॉरी 1:8 की जगह 3:8। सो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद, मान लीजिए मैंने कर दिया 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिया, कार्बन। अब देखिए अब क्वेश्चन कर दिया चेंज, तो कोई खास मुश्किल नहीं है इसके अंदर करने में। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, 3:8, तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ 1 की जगह क्या कर देंगे 3 ग्राम ऑफ कार्बन। कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये प्रपोर्शन कार्बन का आ गया और वो प्रपोर्शन ऑक्सीजन का आ गया। कैलकुलेट कितने में करना है, आप पहले 1 ग्राम में देखते हैं। अब 1 ग्राम में कितना आएगा, ये ऑब्वियसली 8/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये बन गया। अब कैलकुलेशन जो आनी चाहिए मेरी कितने ग्राम में आनी चाहिए, 3 ग्राम, सॉरी कितने में आनी चाहिए, 6 ग्राम में। तो 6 ग्राम में कितना आएगा, 6 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद कितना आएगा, 8/3 इंटू में 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मच इट इज, ऑलमोस्ट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आई होप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल इस तरह से आपको करने हैं और ये क्लियर भी हो गया। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। बड़ा ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आप ये बोल सकते हैं। अपनी छोटी सी एज में ही उन्होंने एक स्कूल टीचर बन गए थे, उसी बाद थोड़ा सा और ग्रो किए तो उसके बाद उसी स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, और अब उसी प्रिंसिपलशिप को भी छोड़ के देन ही बिकेम द लेक्चरर इन अ यूनिवर्सिटी। तो पॉइंट ये देखिए कितना ग्रोथ के साथ साथ वो आगे बढ़ रहे थे अपने। तो उन्होंने एक बड़ी बहुत ही अच्छी एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी, अपनी एक बुक उन्होंने एक वहां पे जर्नल पब्लिश किया, तो उसके अंदर उन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन के नाम से उसको पब्लिश किया। उस पब्लिकेशन के अंदर उन्होंने जो पॉइंट लिखे वो पूरी दुनिया को बड़े हैरान करने वाले थे उस टाइम पे। उन्होंने जो पॉइंट बताए, उन्होंने जितना भी जितना पिछला फिलोसफर्स ने किया था उन सबका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना स्टार्ट कर दिया वहां पे। तो सबसे पहले आया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि जितने भी मैटर है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज एटम। ये बहुत पहले से उनके ये बात जानते थे सभी के सभी, लेकिन जो इन्होंने उन थ्योरी से और उठाया, उन्होंने ये बोला कि जो एटम है इट इज इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। ना तो मैं एटम को बना सकता हूं और ना ही मैं एटम को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, ये भी हम लोग पहले से जानते थे। इसके बाद एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये कुछ नया अब दुनिया के लिए आ गया था कि ना तो मैं एटम को बना सकता हूं और ना ही मैं एटम को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। बात भी सही है। देखिए अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं C+O2 तो क्या बन रहा है CO2, तो इस रिएक्शन में C भी है, इस रिएक्शन में O भी है। तो ना तो मैं एटम को खत्म कर रहा हूं और ना ही मैं उसको बना पा रहा हूं वहां पे। तो एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन एटम अगर सेम एलिमेंट के हैं, देखिए आप चाहे गोल्ड को दुबई से परचेज करो और चाहे गोल्ड को इंडिया से परचेज करो, दोनों केस में जो है तो गोल्ड ही ना, अंदर के जो एटम्स है वो तो गोल्ड के ही है ना, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या कह रहे हैं कि एटम अगर सेम एलिमेंट के हैं तो सारे हर तरीके से क्या होगा, हर रिस्पेक्ट में क्या होंगे, वो सेम होंगे। हालांकि इसके बाद जो थ्योरी आई थी वो तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसने इस पॉइंट को डिस्प्रूव कर दिया कि ये चीज नहीं पॉसिबल है, इट कैन बी डिफरेंट। फिर यहीं पर डाल्टन ने नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। मतलब साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। लेकिन ये भी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने इस पॉइंट को भी गलत साबित कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है और सेम एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे देखिए जो Cl की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी Cl नेगेटिव नहीं शो कर सकता, लेकिन हाँ ये Cl नेगेटिव जो है ये आर्गन की प्रॉपर्टी जरूर शो कर देगा, क्योंकि ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने यही चीज बोली। उसके बाद क्या कहता कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है
कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होने लग रहा है एटम्स का, तो जो रेशियो है ना एटम्स की वो हमेशा फिक्स रहेगी। वो फिक्स क्या, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगी। यानी यही जो चीज हमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने भी बोली थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने भी यही चीज बोली थी कि भाई जब ये दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे कि नहीं दो एलिमेंट्स के या सेम और डिफरेंट के, तो जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे वो रेशियो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो किस वजह से होगी, या तो एटम्स वहां पे कंबाइन करेंगे या फिर वो एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और या फिर वो आगे पीछे अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे वहां पे। तो ये थी हमारी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। लेकिन खास चीज ध्यान रखना कि अगर ये पॉइंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बता रहा है तो साथ ही साथ ये पॉइंट आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां से क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई एटम है क्या। तो एक्चुअल में एटम क्या है, आप ये बोल सकते हो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट that take part in chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में आराम से टेक पार्ट करे। या आप ये बोल सकते हो इंडिविजिबल यूनिट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट आप बोल सकते हो, या इसको इंडिस्ट्रक्टिबल भी बोल सकते हो, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट बोल सकते हो। मतलब बहुत कुछ है एटम ये। लेकिन पॉइंट ये है जब एटम दिखता ही नहीं तो हमें कैसे पता लगे। लेकिन नहीं, आज के टाइम में मॉडर्न इरा के अंदर एटम की फोटोग्राफ लेना भी पॉसिबल है। आप इसको STM की हेल्प से आराम से इसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं। अब ये STM क्या चीज है, देखिए STM एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी फुल फॉर्म है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप आराम से एटम की क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफ भी वहां पे आराम से ले सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट क्या है, जब इतना कुछ एटम के बारे में पता है तो इसका साइज क्यों नहीं पता लगता। बिल्कुल, इसका जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास। आप ये बोल सकते हो 10⁻⁹ मीटर के आसपास इसका साइज होता है। देखिए अब अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत पुराने एक साइंटिस्ट थे मिस्टर जे थॉमसन। देखिए जे थॉमसन की प्रेडिक्शन देखिए, उन्होंने बोला था 10⁻⁻10 मीटर है, और मैं बात कर रहा हूं 1880 की। सोच के देखिए आज से 150 साल पहले, 125 साल पहले एक साइंटिस्ट को कैसे पता साइज इतना होगा। इसी साइज को उसके बाद रुदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही कहा कि यही साइज है ऑलमोस्ट। अब सोच के देखना बहुत पास में है, और फिर भी देखिए इन साइंटिस्ट को कितना इनके बारे में पता था। सोच के देखिए कि कितने शार्प माइंडेड पर्सन थे। हमारे पास तो फिर टेक्नोलॉजी है और हम लोग इनको इस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल फॉर देम। सोच के देखिए आप, इवन जे थॉमसन जी ने तो ये तक कंसेप्ट लगा लिया था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 मीटर है। वो तो न्यूक्लियस तक भी पहुंच गए थे एक तरीके से, लेकिन न्यूक्लियस एग्जैक्टली वो फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। उन्होंने कुछ ऐसे पार्टिकल के हिसाब से कुछ नाम बोल दिया था, बट रुदरफोर्ड ने तो आगे जाके ये चीज बताई थी। तो कैसे ये साइंटिस्ट इतने प्रिसाइजली इतनी चीजों को देख पा रहे थे। चलिए आगे पहले हम लोग मूव करते हैं, इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे कि ये तो पता लग गया एटम का साइज कितना है, लेकिन खास बात क्या है कि देखिए मान लीजिए एक एटम है क्या चीज, ये हाइड्रोजन है, ये इसका एटम है, और जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जाके ज्वाइन करेगा, क्या बन गया, मॉलिक्यूल। क्या बन गया, मॉलिक्यूल। यानी एक आप हो और एक आपका दोस्त है। जब आप अकेले हो तो वो क्या है, एक एटम है, लेकिन जब आपका दोस्त आपके साथ आके जुड़ गया तो वो क्या बन गया, आप एक मॉलिक्यूल। क्या बन गया, मॉलिक्यूल, है ना। तो अब पॉइंट ये है कि जब आप अकेले थे तो आप क्या हैं, एक एटम, और जब आप उसके साथ जाके जुड़ गए तो आप क्या बन गए, एक मॉलिक्यूल। और जो एटम का अपना एक मास होगा, ऑब्वियसली आप उसको मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो एक मॉलिक्यूल होगा उसका भी अपना एक मास होगा, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एटम का मास हुआ मैं उसे क्या मानूंगा, एटॉमिक मास। क्या कंसीडर करूंगा, एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है।
हीलियम जो है एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर क्या है उसका 4 है। इसी तरह से कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 है, तो मास नंबर क्या है 12 है। इसी तरह ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 है, तो मास नंबर क्या है 16। तो कहने का मतलब ये है कि मास नंबर क्या चीज है, मतलब मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास नंबर को बाद में देखते हैं, पहले मॉलिक्यूल को देखते हैं। मॉलिक्यूल का जो मास आएगा उस मास को मैं क्या नाम दूंगा, मॉलिक्यूलर मास। That mass is called as the molecular mass। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि ठीक है एटॉमिक मास है, ठीक है मॉलिक्यूलर मास भी है, लेकिन हम लोग इसको मेजर करें कैसे? कोई तो तरीका होगा जिससे मैं एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर पाऊं। अब देखिए अगर मुझे एटम के मास को कैलकुलेट करना है तो देखिए अब पुराने टाइम में जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां तो कोई इतना वेइंग बैलेंस नहीं हुआ करते थे, कोई चीज नहीं हुआ करती जिससे हम लोग इसको प्रेसाइजली मेजर कर लें। लेकिन फिर भी अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एक एटम है, देखिए उसको मास को यूनिट बनाई कैसे गई, कोई यूनिट तो बनाई होगी ना जिसमें हम मेजर कर। देखिए हमें किसी भी चीज के मास को, किसी भी चीज के वजन को मेजर करना है तो वी हैव टू डिजाइन ए यूनिट। जैसे आप अपना मास मेजर करते हैं तो आप अपने मास को किलोग्राम से मेजर करते हैं, है ना, तो अब वो यूनिट हो गई ना, तो उसकी यूनिट क्या बनाएगी। देखिए उन्होंने क्या चूज किया है, कार्बन एटम चूज किया। मान लीजिए उन्होंने क्या एक लिया कार्बन एटम और उस कार्बन एटम के बराबर बराबर क्या कर दिए 12 पीसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आगे मान लीजिए 12, तो 12 पीसेस कर दिए। अब ये जो एक पीस निकला यानी कार्बन जो है उसका मास कितना है 12 ग्राम और आपने उसके पीस कितने कर दिए 12 पीस कर दिए, है ना, 12 पीसेस उसके कर दिए वहां पे। जब आपने 12 पीसेस कर दिए और मास क्या है 12 है तो बचा कितना आपके पास सिर्फ 1 और इस 1 को हमने क्या नाम दिया 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम दिया हमने इसको, एटॉमिक मास यूनिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि ये बन गया मेरे पास में एटॉमिक मास यूनिट यानी एटम का एक मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया। इसी तरह से इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है एएमयू का मास आ गया, बहुत सारी चीजें पता लग गई। लेकिन अब एग्जैक्टली इसको जब चीजों को आगे प्रेसाइजली स्टडी करना शुरू किया तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के 1/16 करे। यार भैया बात तो वही है, बन तो एएमयू ही रहा है अल्टीमेटली, किसी को किसी से भी डिवाइड करो। इवन अगर आप हाइड्रोजन भी कंसिडर करते हो तो हाइड्रोजन का मास भी तो 1 ही है, हम क्या ही वहां चेंज कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने फालतू के कंसेप्ट लगाए जाते हैं बीच में। बन तो वो 1 यूनिट ही रहा है, बन तो वो 1 यूनिट ही रहा है, 1 AMU जिसे मैं बोलने लग रहा हूं 1 यूनिफाइड मास, बन तो अल्टीमेटली वहीं पे रहा है, चेंज तो कुछ भी नहीं हो। लेकिन अभी भी बात तो यही है कि न्यू को ही चूज क्यों किया। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके पीछे जो रीजन आया, देखिए जो मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। जब मैं इस एटम के मास को एग्जैक्टली वेइंग बैलेंस पे किसी चीज पे प्रेसाइजली मेजर करता हूं ना तो हाइड्रोजन का जो मास आता है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 को अगर मैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 एंड ये आ गया मेरे पास में 24 का आ गया यहाँ पे और ये बन गया 167। अब सोच के देखिए ये इतना छोटा, भाई दुनिया में कोई वेइंग बैलेंस में कैसे डिजाइन करूं जो इतनी छोटी को यूनिट को मेजर कर सके किसी भी तरीके से, नहीं कर सकते इतना मतलब ये आंसर जो है वो ग्राम्स के अंदर आया। अब आप खुद सोच के देखिए इतना स्ट्रॉन्ग बीम बैलेंस या कोई भी चीज मैं कैसे लेके आऊं, नहीं मेजर हो सकता। तो वहां से कंसेप्ट आया फिर रिलेटिव मास का, वहां से कंसेप्ट आया फिर रिलेटिव मास का कंसेप्ट उठाया गया। अब ये रिलेटिव मास क्या चीज आ गई, यहां पे रिलेटिव मास आया कि एक एलिमेंट के मास को दूसरे एलिमेंट के आप कंपैरिजन में मेजर कर लो, यानी कि एक एलिमेंट के मास को दूसरे के कंपैरिजन में मेजर कर लो। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में मुझे कार्बन का मास कैलकुलेट करना। अब कार्बन जो है देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के मास की जो रेशियो आती है वो आती है 3:4। तो अगर मैं कार्बन के मास को कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा 3/4 AMU और अगर ऑक्सीजन को कैलकुलेट करूं तो 4/3 AMU। तो कहने का मतलब क्या है, ये बन गया रिलेटिव मास जब मैं एक एलिमेंट के मास को
दूसरे एलिमेंट के मास के रेफरेंस में, मतलब उसके कंपैरिजन में स्टडी कर रहा हूं, बट इट इज नॉट द गुड मेथड, मेरे अकॉर्डिंगली इतना बेटर मेथड नहीं है। उससे बेटर तो हम इसको AMU मतलब यूनिफाइड मास के साथ ही चलें, ठीक है। तो अब देखिए यूनिफाइड मास को थोड़ा सा और एक इलेबोरेशन दे लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब यूनिफाइड मास को मतलब बन क्या गया, अगर मान लीजिए मुझे किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर करना है तो कैसे यूनिफाइड मास का कंसेप्ट में यूज करूंगा, एटॉमिक मास। अब इसका मुझे एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना है तो मैं वहां पे क्या पुट करूंगा, मास ऑफ एटम, और अपॉन में क्या रखूंगा, रिलेटिव मास के रेफरेंस में। देखिए किस तरह से, मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब देखिए वही चीज आ गई वहीं पे, कार्बन 12 का मैंने 1 पीस ले लिया, उसको नीचे रख दिया, मतलब कि जो 1/12 है इंटू 12, देखिए वही चीज बन गई 1, ऊपर जो उसका मास है वही चीज बन जाएगी। मान लीजिए ऑक्सीजन का मास 16 है तो 16/1 यानी 16 AMU। क्या बना मेरे पास में, 16 AMU। तो इस तरह से मेरे पास में यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास का कंसेप्ट आ गया। तो इसके बाद चलिए ये चीज क्लैरिफाई होगी, ठीक है भाई, एटम आ गए, एटम का मास भी आ गया। अब देखिए एटम जो है आगे जाके कंबाइन तो करेंगे एक दूसरे के साथ में, है ना। जब एटम आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और ये भी दूसरा ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन को ये वाला ऑक्सीजन बड़ा पसंद आया, अब दोनों फ्रेंड बन गए, दोनों फ्रेंड बन गए तो दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, लॉजिक। एक ने दूसरे के दोनों बाजू पकड़ी और दूसरे ने दूसरे की बाजू पकड़ी और दोनों अच्छे से हंसी खेल रहे हैं। ये लो जी, ये एक ऑक्सीजन आ गई, ये दूसरी ऑक्सीजन आ गई, दोनों खुश हैं, दोनों जुड़ गए आपस में, दोनों क्या बन गए, फ्रेंड, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये वाला ऑक्सीजन आपका 16 AMU का था और ये वाला भी 16 AMU का था, या 16 ग्राम, वट एवर यू वांट टू कंसीडर, तो ये टोटल कितना बना, 16 + 16 क्या बन गया, 32 न्यू। क्या बना, 32 न्यू। तो ये क्या बन गया, अब ये मेरे पास में आ गया मोलर मास। नाउ दिस इज मोलर मास। और जबकि पहले ये अकेले अकेले थे तो अकेलों को क्या कंसीडर किया था आपने, एटॉमिक मास। यानी 16 जो है वो भी क्या है, एटॉमिक मास, और ये वाला 16 भी क्या है, एटॉमिक मास। और जब मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास में जो एक मॉलिक्यूल बन गया वो क्या बना, मॉलिक्यूलर मास। इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि मैंने ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास फास्फोरस है, मान लीजिए फास्फोरस अपनी P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 4 इंटू में मास ऑफ फास्फोरस कितना होता है, 31। अब आप 31 में करेंगे तो 124 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह से सल्फर अपनी 8 के साथ एग्जिस्ट करता है, तो 8 इंटू में सल्फर का जो मास है वो 32। जब मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉरी मैंने ग्राम लिख दिया, न्यू, और 256 न्यू आ गया मेरे पास में। लेकिन वेट, यहां एक मास की यूनिट और होती है कि जब मैं मोल के अंदर 1 मोल में किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, आई एम कैलकुलेटिंग मास ऑफ एन एटम इन टर्म ऑफ एलिमेंट इन टर्म ऑफ मोल। तो एक मोल में जितना भी मास आया मैं उसे क्या नाम दूंगा, ग्राम मोल इनवर्स। तो मैक्सिममली जो यूनिट की यूज की जाती है वो ग्राम मोल इनवर्स को यूटिलाइज किया जाता है। बट रिसेंटली जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली क्लास 9 के अंदर मोल का कंसेप्ट नहीं है, तो इसी वजह से ये यूनिट क्या बन गई, ग्राम मोल इनवर्स की जगह यू कैन यूज द अनदर यूनिट न्यू। लेकिन वेट, यहां पे भी एक खास चीज आपके पास आ गई, जो मॉलिक्यूल है अगर आप देखिए, मैंने पहले क्या लिखा, O2, फिर दूसरा क्या लिखा मैंने, P4, फिर थर्ड क्या लिखा मैंने, S8। अगर आप देखिए तो सेम ही एटम्स हैं। यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम है, यहां पे कितने हैं, 4 फास्फोरस एटम्स हैं, और यहां पे क्या है, 8 सल्फर एटम्स हैं। ये 4 फास्फोरस एटम्स हैं, यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो कहने की बात ये है कि ये सारे के सारे सेम हैं, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल की फर्स्ट टाइप आ गई, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जहां पे जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर के जो एटम्स हैं वो सेम रहेंगे, उनको आप डिफरेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक और टाइप हमारे पास आ गई जिसे मैं क्या नाम दूंगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, देखिए मान लीजिए ये कार्बन है
और कार्बन के साथ मैंने ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया। पहले वाले में क्या थे, होमो एटॉमिक के अंदर देखिए, होमो एटॉमिक में मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स थे ना वो सेम वाले थे, एटम्स अलग अलग नहीं हो रहे थे। जबकि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम्स क्या है, अलग है, एक एटम कार्बन का तो दूसरा एटम ऑक्सीजन का। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर H2O। इसमें एटम किसके, एक तो हाइड्रोजन के और दूसरे किसके, ऑक्सीजन के। यानी जब भी ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं तो उन्हें नाम देते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मास तो इनका भी कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए कार्बन जो है, कार्बन आपके पास सिर्फ 1 है, अगर आप देखें तो एक ही कार्बन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो एक है मेरे पास कार्बन और दूसरा मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो मास है वो है 12 और प्लस में जो ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16, तो जो टोटल बना मेरे पास में 44 न्यू। यानी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का भी आप मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब सपोज करो, मान लो आप H2O का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो H2O के केस में क्या आएगा, हाइड्रोजन कितने आपके पास में 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1, यानी हाइड्रोजन का मास क्या है 1 और ऑक्सीजन का मास क्या है 16, तो टोटल कितना बन गया 18 न्यू। तो ये क्या बन गई, सारी चीजें मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मॉलिक्यूलर मास में ये चीज मेंशन नहीं करते कि वो होमो एटॉमिक का है या हेट्रो एटॉमिक का है। मास मास रहेगा और मास किसका रहेगा, वो मॉलिक्यूल का ही रहेगा। तो आई होप ये मॉलिक्यूलर मास भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखो ये चीज तो पता लग गई कि मॉलिक्यूल जो है वो होमो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। होमो का एग्जांपल अभी किया था O2, नेक्स्ट क्या आ गया N2, नेक्स्ट क्या लिखा था P4, नेक्स्ट क्या लिखा था S8, इसी तरह से क्या लिख सकते हैं O3। तो कहने की बात यह है होमो में सारे एटम्स क्या रहेंगे सेम, जबकि हेट्रो में क्या आ गए अलग अलग। जैसे क्या आ गया CO2, जैसे क्या लिखा था H2O, जैसे हेट्रो एटॉमिक में आ गए SO3। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ गए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं P2O5। तो कहने की बात ये है कि इसमें सारे एटम सेम है, लेकिन यहाँ एटम्स अलग अलग भी आ रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि है तो ये भी मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स ऑक्सीजन के 2, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। विल कॉल इट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई क्यों आया, डाई का मतलब होता है 2। यहां पे देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी ऑब्वियसली 2 है, तो मैं इसे भी क्या लिखूंगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या नाम देंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन यहां देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि मेरे पास जो ऑक्सीजन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 3, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस कितने हैं 4, तो ये क्या आ गया मेरे पास में टेट्रा एटॉमिक। दिस इज योर टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा क्यों आया, क्योंकि 4। ये क्या आ गया 8, 8 के लिए क्या यूज होता है, ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये बन गया मेरे पास में ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। जबकि यहां देखिए हेट्रो एटॉमिक के केस में 2 मेरे पास ऑक्सीजन है और 1 मेरे पास कार्बन है, तो टोटल कितना बन गया, नंबर 3। तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जबकि यहां पे देखिए ऑक्सीजन कितना 1 और हाइड्रोजन कितना 2, तो ये कितना बन गया फिर से 3, तो ये क्या बन गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। दिस इज योर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या आ गया SO3, टोटल कितना बन गया 4, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद यहां देखिए 5 और ये कितना आ गया 2, तो क्या आ गया 7, तो ये क्या बन गया, हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो वही उसकी क्या बनने लग रही है, एटोमिसिटी। वही उसकी क्या बनने लग रही है, एटोमिसिटी इस मॉलिक्यूल के अंदर। देखिए ये तो चीज क्लियर होगी। अब देखिए कभी मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन, कभी मैं बोल रहा हूं सल्फर, कभी मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजन, और इनके मैं पूरे पूरे नाम भी नहीं लिख रहा हूं, बल्कि इनको एक अलग अलग फॉर्मेट के अंदर मैं लिखने लग रहा हूं। वहां पे देखिए यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, सिंबल। क्या आ गया हमारे पास में, सिंबल। भाई क्या चीज है ये सिंबल, क्या है सिंबल, क्या बताने लग रहा है। चलिए जब बात करते हैं सिंबल्स की, देखिए सिंबल्स सबसे पहले जिन देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे डाल्टन। डाल्टन ने कुछ प्रेसाइजली कुछ एक सिंबल्स बना दिए जो एलिमेंट उस टाइम पे प्रॉपर्ली डिस्कवर्ड हुए थे। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ऐसे सर्कल बना के डॉट लगा दिया, क्योंकि सर्कल उन्होंने ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन को दे दिया था। वहां खास बात की थी वो सारे एलिमेंट्स को सर्कल की फॉर्म में ही लिखते थे।
लेकिन सर्कल को जब उन्होंने डार्क कर दिया इस तरह से बहुत ज्यादा, तो वो क्या बन गया? कार्बन। अगर उन्होंने इस तरह से मर्सिडीज का साइन बना दिया तो वो क्या बना दिया? फास्फोरस। उन्होंने ऐसे एम्बुलेंस साइन बना दिया बीच में सर्कल के, तो सल्फर। अगर आई लिखा तो वो क्या बन गया? आयरन। सी लिखा तो क्या बन गया? कॉपर। एल लिखा तो लेड। एस लिखा तो सिल्वर। अब खास बात क्या है? पी लिखा तो प्लेटिनम। अब देखिए क्या है, अगर ऐसे डॉट डॉट से बना के जी लिखा तो गोल्ड, क्योंकि उसको काफी प्रेसाइज लगते थे गोल्ड एंड मरकरी, तो इस तरह से उनको सिम्बलाइजेशन दे दी। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज बंद हो गई, जैसे जैसे मेंडलीव का कंसेप्ट आने लग गया, सॉरी वहां पे न्यूलैंड लॉ आने लग गया, वहां पे डेमोक्रेटस आने लग गया, जैसे डोमिनियन आने लगे, तो यहाँ पे ये चीजें फिर बंद कर दी गई। फिर वहां से एलिमेंट्स के नाम से सिंबल बनाए गए कि भैया जो फर्स्ट लेटर है ना, आप वो ही उसका सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन का एच है, सिंबल दे दो भाई हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो यूज हो गया, अब हाइड्रोजन तो नेक्स्ट एलिमेंट को दे नहीं सकते, तो साइंटिस्ट ने रूल बनाया भैया अगला लेटर उठा लो, तो क्या बन गया? हीलियम। ऐसे Li के लिए क्या उठाया? लिथियम। Be के लिए क्या उठाया? बेरिलियम। और बी के लिए क्या बनाया? बोरॉन, क्योंकि बोरॉन पहले डिस्कवर्ड हो गया था बेरिलियम से। बेरिलियम काफी लेट डिस्कवर हुआ बोरॉन से, तो सिंबल बोरॉन को जा चुका था ऑलरेडी। ऐसे कार्बन बहुत पहले डिस्कवर हुआ, तो इसको सिंबल दे दिया सी। लेकिन कार्बन के बाद जब कैल्शियम डिस्कवर हुआ, तो कार्बन को तो असाइन कर दिया हमने सिंबल, तो हमें सिंबल किसको क्या लिखना पड़ा? Ca, नेक्स्ट एलिमेंट। अब Ca असाइन कर दिया, तो कैडमियम जब डिस्कवर हुआ तो Ca नहीं दे सकता था, तो फिर क्या नाम दे दिया? CD। इस तरह से तो क्लोरीन के लिए Cl आ गया, सीजियम के लिए Ce आ गया, कोबाल्ट के लिए Co आ गया। इस तरह से सिंबल बनते चले गए। लेकिन अर्लियर क्या होता था, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जैसे डेनी ने डिस्कवर किया था, तो N से N आ गया, ऑक्सीजन का O आ गया, F का F आ गया, नियोन। अब नाइट्रोजन का तो N जा चुका था, तो Ne सिंबल बनाया गया। तो इस तरह से सिंबलाइजेशन की गई एलिमेंट्स की, कि भाई कोई कंफ्यूजन ना हो आने वाले टाइम में। बात करते हैं हम आयन की। आयन क्या चीज होती है? देखिए आयन होते हैं चार्ज पार्टिकल विच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पॉइंट ये है, कोई भी इंसान अपना लॉस या गेन कब कराता है? देखिए एक ही कारण है, एटम हो इंसान हो, लॉस या गेन वो इसलिए कराता है ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। यहां पे स्टेबिलिटी को किसी भी एटम के लिए हम लोग जज करते हैं बाय ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने होने चाहिए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट अपने लॉस या गेन को करा रहा है ना, अगर कोई भी एटम, तो वो इस चीज के लिए करा रहा है कि किसी भी तरीके से वो 8 को अचीव कर सके। अब पॉइंट ये है, 8 को अचीव करेगा कैसे? 8 को अचीव करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। सोडियम का एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन के आगे 281 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन के आगे 282। तो देखिए इसको यहां पे जाना है, तो ये फालतू है इसके पास में, ये क्या कहेगा? भैया मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो इसको। तो Na क्या करेगा? अपने आप को Na पॉजिटिव बना देगा इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। अब देखिए क्या बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के 28, क्योंकि यहां पे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां पे उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। Mg की अगर बात करूं तो यहां इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये अपने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दे, छोड़ दे, तो ये आउटर मोस्ट शेल के निकल गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गए। ध्यान रखना है, दोनों इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद जो चार्ज बनेगा वो बनेगा Mg2 पॉजिटिव +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसमें से। 2 नेगेटिव चार्ज चला गया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज गया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, और 2 पे गया तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। एक और चीज देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 2 and 6। अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मैं अभी आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा। यहां जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो आ रही है 2 and 6। चलिए कर ही लेते हैं इसको साथ ही। देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग फॉलो करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब ये नंबर को क्या नाम देते हैं? मैजिक नंबर। बोहर की थ्योरी से आए थे मैजिक नंबर विद बोहर-बरी रूल। आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है 2 and 6, क्योंकि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाला 2 चला गया, 6 मुझे इसके अंदर डालने पड़े, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? 8।
तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ये क्या करेगा, यहां से गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऐसा करने से ऑक्सीजन जो चार्ज कैरी करेगा वो करेगा -2। अब पॉइंट ये है, यहां क्या बना, नेगेटिव चार्ज, यहां क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा तो डबल इलेक्ट्रॉन पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई वहां पे 2-8। लेकिन खास बात देखिए, यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन 2-8, यहां 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2-8, यहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी क्या बनी, 2-8। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास है क्लोरीन है 17 और कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2, 8 एंड 7। अब बताइए आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है। देखो ना, 2, 8 और फिर मेरे पास 17 तो 7 मैंने यहां डाल दी, लेकिन होने क्या चाहिए 8। तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। गेन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते, अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज क्या है, सिंगल नेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो चार्ज क्या है, सिंगल नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो चार्ज आया 2 नेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो चार्ज आया पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो चार्ज आया 2 पॉजिटिव। अब ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव, और कॉन्फ़िगरेशन देखिए 288। सो दैट मींस कोई भी एलिमेंट चार्ज तब कैरी करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन कराएगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन कराएगा। लेकिन खास बात क्या है, दोनों ही केस क्यों कर रहा है, जस्ट फॉर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का पता कैसे लगेगा, ऑक्टेट रूल से। और ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है, ये देखिए। आई होप इट इज क्लियर। अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है अब कि देखिए, ये तो मुझे पता लग गया कि Na ने क्या बनाया, Na पॉजिटिव, Mg ने क्या बनाया, Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने क्या बनाया अपना -2, और Cl ने क्या बनाया -1। देखिए यहां पे जो चार्ज आ रहा है वो है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। जबकि अगर आप यहां देखें तो जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव चार्ज। दिस इज योर नेगेटिव चार्ज। तो एक चार्ज आया पॉजिटिव और दूसरा चार्ज आया नेगेटिव, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंसेस होते हैं दे आर कॉल्ड एज केटायन। हम उन्हें क्या नाम देते हैं, केटायन। और जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एनायन। जितने भी नेगेटिव चार्ज आता है उनको क्या नाम देते हैं आप, एनायन। तो केटायंस आर दो स्पीशीज व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज, while anions are those species which carry negative charge, जिनके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। लेकिन चार्ज आए क्यों हैं, चार्ज आए हैं फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी, याद रखना। और स्टेबिलिटी का पता कैसे लगा, ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है, आउटर मोस्ट शेल में क्या होने चाहिए, हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये केटायन पॉजिटिव चार्ज, ये एनायन नेगेटिव चार्ज, ये केटायन पॉजिटिव चार्ज, वो एनायन नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या कराएंगे, अट्रैक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, अट्रैक्ट कराएंगे। और ये अट्रैक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन आएगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम लोग बोलेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए इसी चीज को आगे कंसीडर करते हैं। चलिए जब चलते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है, जैसे हम लोग घर में बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, नमक है, तो फॉर्मूला क्या लिख दिया, NaCl। अब पॉइंट ये यार, यही इस तरह लिखा क्यों, उसके लिए कुछ एक रूल्स चाहिए। अब रूल्स को देखते हैं क्या चीज है। क्या है, जो वैलेंसी है किसी भी चार्ज आयंस की वो मस्ट बी बैलेंस, यानी कि जो वैलेंसी है ना वो किसी भी तरीके से बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होने का क्या मतलब है कि देखिए Na चार्ज क्या है, पॉजिटिव, Cl क्या है, चार्ज -1 है। अब इसकी वैलेंसी क्या है, 1, और इसकी वैलेंसी क्या है, 1, यानी दोनों की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, है ना। अब मान लीजिए यहाँ Na ना रख के Mg रख दिया। अब Mg की वैलेंसी क्या रही है, 2, तो इसकी तो वैलेंसी 2 है, उसकी वैलेंसी 1 है। तो हमें क्या करना है कि इनकी वैलेंसी को बैलेंस करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो जैसे हम ऐसा करेंगे क्या बन जाएगा, MgCl2। ये देखिए कितना सिंपल है।
वहीं पे अगर MgCl2 ना हो के मेरे पास में वही NaCl ही रहता, या कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए एक मेरे पास आ गया Al और दूसरा आ गया मेरे पास में S। अब S की वैलेंसी है 2 और Al की वैलेंसी है 3, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यही तो कह रहा है कि जो चार्जेस है वैलेंसीज के वो बैलेंस होने चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी Al का आ गया 2 और S को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो Al2S3 बन गया वहां फॉर्मूला। चलिए अब लेकिन एक खास बात देखिए, मैंने मेटल को पहले लिखा और नॉन मेटल को बाद में, है ना। जो मेटल्स होती हैं, देखिए रूल नंबर 2 यही कह रहे हैं, जब भी आप एक कंपाउंड लिखेंगे तो मेटल और नॉन मेटल उसमें दोनों पार्ट है। तो जो सिंबल है मेटल का उसको आप पहले लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, और जो नॉन मेटल है उसका सिंबल आप कहां रखेंगे, राइट हैंड साइड पे। जैसे देखिए NaCl, तो ये मेटल है पहले लिखा, नॉन मेटल बाद में लिखा। जैसे MgCl2, Mg कहां रखा पहले और Cl कहां रखा बाद में, क्योंकि Mg क्या है, एक मेटल, और Cl क्या है, नॉन मेटल। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में परेशान हो जाते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल। तो देखिए बड़ा ही आसान तरीका, मेटल का हमें कैसे पता लगता है, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, नॉन मेटल है। वो आपका क्या बन जाएगा, नॉन मेटल। ये सिंपलेस्ट ट्रिक है इस चीज को फाइंड करने का कि कौन सा तो नॉन मेटल और कौन सा मेटल है। इसके बाद अगर कंपाउंड क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे आयन्स हैं। देखिए पॉली एटॉमिक आयन से क्या मतलब है यहाँ पे, कि जैसे एक एग्जांपल अभी कंसीडर किया था हम लोगों ने, SO मान लीजिए 4 आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, 2 नेगेटिव। तो देखिए SO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एक तो ये क्या है, पॉली एटॉमिक पार्ट है, ऊपर से इस पे चार्ज आ रहा है, तो ये बन गया पॉली एटॉमिक आयन। जैसे मैं एक एग्जांपल में ले लेता हूं NH4 पॉजिटिव। देखिए ये बहुत सारे एटम्स एक साथ से हैं और बहुत सारे एटम्स के ऊपर चार्ज भी आ रहा है, तो क्या बन गया, पॉली एटॉमिक आयन। तो अब रूल क्या कह रहा है कि जब भी पॉली एटॉमिक आयन को आप इस तरह से करने लग रहे हैं ना, उनका फॉर्मूले बना रहे हैं, तो आपने क्या करना, इसकी वैलेंसी क्या 1, इसकी वैलेंसी क्या 2, तो जब भी आप इनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो उनको ब्रैकेट्स में रखो। जैसे NH4 को मुझे वैलेंसी के लिए मल्टीप्लाई करना था 2 से और SO4 को मुझे मल्टीप्लाई करना था 1 से, तो आप ब्रैकेट्स के अंदर रखिए अगर मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। लेकिन फिलहाल तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैं SO4 को ऐसे ही छोड़ सकता हूँ क्योंकि उसका नंबर 1 है, उसको मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन हाँ अगर मल्टीप्लाई करना है तो पॉली एटॉमिक आयन को यू हैव टू एनक्लोज देम इन द ब्रैकेट। आपको हमेशा उनको कहां रखना, एनक्लोज करके रखना, ब्रैकेट्स के अंदर। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट पे कि केमिकल फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं। अब केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो देखिए कुछ कैटायंस के और कुछ एनायंस, मतलब एनायन मतलब जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, उनके मैंने कुछ लिस्ट बना दी। ये क्या आ गया आपके पास में, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट जिनके ऊपर एक चार्ज आता है 1, और वो चाहे +1 हो चाहे -1 हो। देखिए यहाँ पे मोनोवैलेंट रखा है, चार्ज क्या है -1। लेकिन जिनके ऊपर चार्ज आएगा +2 उन्हें नाम दूंगा बाइवैलेंट, या जिनके ऊपर चार्ज आएगा -2 उन्हें भी आप क्या नाम देंगे, बाइवैलेंट या डाइवैलेंट। ये ध्यान रहे, बाइवैलेंट डाइवैलेंट दोनों का मीनिंग एक ही है। उसके बाद क्या है, ट्राइवैलेंट, जिनके ऊपर +3 चार्ज आए -3 चार्ज आए। ठीक है, यानी कहने के मतलब ये है अगर वैलेंसी 1 तो मोनो, 2 तो बाय, 3 तो ट्राई, चाहे वो नेगेटिव में है वैलेंसी चाहे वो वैलेंसी पॉजिटिव में है। चलिए जी नाम से शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम कहाँ है, ट्राइवैलेंट में Al वाली सीरीज में। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो वैलेंसी है वो है 3। ऑक्साइड, जरा देखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड ये रहा, ऑक्सीजन क्या चार्ज कैरी कर रहा है, -2। तो देखिए अब सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे वैलेंसी क्या आ रही है 3 और जबकि वैलेंसी यहाँ पे क्या है 2। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है, देखिए मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास में क्या बन जाएगा, Al, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 3। क्या बन गया हमारे पास में 3। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। देखिए नेक्स्ट क्या आ गया एग्जांपल, एल्यूमिनियम, Al कैरी कितना चार्ज है +3, और वहीं पे नेक्स्ट क्या है क्लोरीन, Cl, Cl पे चार्ज क्या है चेक करें -1। क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी क्लोराइड, चार्ज क्या है -1।
अब देखिए आप ऐसे इसको कंसिडर कर सकते हैं कि किसी की मैरिज होने वाली है, यहाँ पे मैरिज में जो है पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए लड़का है उसकी हाइट कितनी है 3 फीट और लड़की की कितनी हाइट है 1 फीट, तो दोनों को इक्वल करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लड़की को एक सपोर्ट दे दिया हमने, ठीक है, ताकि वो 3 फीट की हो सके, ठीक है, और लड़के को हमने कोई सपोर्ट नहीं दिया, इसको 1 पे ही रखा है। तो जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लड़के की हाइट जो पहले 3 थी 1 से मल्टीप्लाई करके वो +3 रही, लेकिन लड़की की हाइट जो 1 थी मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई करके इतना हिल डाल दिया, वो कितना हो गया 3। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला ALCL3। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए, इट्स अप टू योर विश, जो भी मर्जी कंसीडर करें, बस इस लिस्ट को ध्यान रखते हुए, इस लिस्ट को थोड़ा सा रिमेंबर रखते हुए आप लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये इन पे चार्जेस कैसे आए हैं, इनके ऊपर चार्जेस जो आए हैं इट इज बाय द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट रूल, और एक कुछ और नंबर्स की हेल्प से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं ट्रिक, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। भाई कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है, जरा ए कंपाउंड हम लिख लेते हैं। हम मान लीजिए कंपाउंड आ गया अमोनियम, इस बार अमोनियम उठाते हैं, अमोनियम सल्फेट, और सेकेंड कंपाउंड हम उठाते हैं अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड आ गया हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए जी फॉर्मूला अमोनियम, चेक करें मोनोवैलेंट में की सीरीज में कहां है अमोनियम, ये रहा NH4, जिसकी वैलेंसी क्या है +1, ठीक है, वैलेंसी क्या रही है 1। वहीं पे सल्फेट, जरा चेक कीजिए, सल्फेट डाइवैलेंट में ये रहा सल्फेट SO4, और चार्ज क्या है -2, चार्ज क्या -2, इसकी वैलेंसी है 1 और इसकी वैलेंसी क्या 2। तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, NH4 को किससे मल्टीप्लाई किया 2, जो अभी अभी मैंने रूल्स बताए थे उसमें रूल नंबर 3 हम लोगों ने यूज किया। पॉलीवैलेंट आयन आते हैं तो उनको हमें ब्रैकेट के अंदर रख के उस वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सल्फेट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, तो 1 का तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो बन गया NH4 ट्वाइस SO4। वहीं पे बात करें अमोनियम क्लोराइड, अब अमोनियम अभी अभी हमने किया, NH4 पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, क्लोराइड यानी Cl पे चार्ज क्या है -1, यानी इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। जब वैलेंसी सेम हो देन देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई, कुछ नहीं छेड़ाछाड़ी करनी है, वहां से उनको नंबर्स को हटा देना है और डायरेक्ट बस कंपाउंड का जोड़ दो NH4Cl, ये बन गया आपके पास में नेक्स्ट कंपाउंड। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं इसी सीरीज में जो बन सकता है। मान लीजिए मेरे पास नंबर ए पार्ट आ गया, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उठा लेते हैं बी पार्ट में सोडियम नाइट्राइड का, ठीक है जी। सोडियम, सबसे पहले सोडियम देखिए मोनोवैलेंट की सीरीज में सोडियम ये रहा, जहां Na के ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो Na करी पॉजिटिव चार्ज। वहीं पे कार्बोनेट जरा चेक कीजिए, डाइवैलेंट में कार्बोनेट ये रहा, तो क्या है CO3 -2, यानी इसकी वैलेंसी क्या प्लस और उसकी +1 और इसकी क्या वैलेंसी 2। अभी मैंने जो बताया था लड़का कितने फीट का 1 फीट, लड़की कितने फीट की है 2 फीट की, तो लड़के को 2 और लड़की को 1 फीट की हिल डाल देते हैं और दोनों क्या हो जाएंगे बैलेंस, और अल्टीमेटली क्या बनेगा Na2 बन जाएगा, और CO3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पे अब देखिए Na अभी क्या था सोडियम +1, नाइट्राइड चेक कीजिए ट्राई सीरीज में है तो -3, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 3। अब लड़का 1 फीट लड़की 3 फीट, तो मैंने क्या किया दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Na3 लड़का 3 फीट का हो गया, लड़की ऑलरेडी 3 फीट की थी। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हैं, फॉर्मूले को आप इजीली बना सकते हो, किसी भी फॉर्मूले को आप यहां पे डिजाइन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड। आई थिंक इट इज। हम मूव करते हैं लास्ट में नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। देखिए बाइनरी कंपाउंड की नेमिंग क्या करती है, देखिए नेमिंग क्या करती है, सबसे पहले आपको फर्स्ट राइट नेम ऑफ कैटायन, राइट नेम ऑफ कैटायन एंड देन एनायन, देन एनायन। और जो कैटायन का नेम है या तो ऐसे जो एलिमेंट का नेम है सिंपल लिख दो, नेम ऑफ एलिमेंट सिंपल लिखो, या फिर एड IUM, सॉरी
IUM at the end of name। इसी तरह से जो एनायन है, एनायन के केस में क्या लिखेंगे, या तो 8 या फिर आइड। कब लिखेंगे, एट द एंड ऑफ नेम ऑफ एनायन, एनायन के नाम के बाद में। जैसे देखिए मेरे पास क्या आ गया, NaCl। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे आप, सोडियम, IUM आया। उसके बाद क्या आ गया, Cl, Cl के लिए क्या आएगा, क्लोराइड। देखिए IDE भी आया, और पहले किसका नाम लिखा है, कैटायन पार्ट का, और फिर किसका नाम लिखा है हम लोगों ने, एनायन पार्ट का। तो इस तरह से आप किसी का भी नाम बना सकते हैं। कुछ बार कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, elements having more than one valency, more than one valency का मतलब है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, Fe जो है वो अपनी +2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और +3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर वो +2 में है तो वो क्या लिखेंगे आप उसके लिए, फेरस, और +3 में है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, फेरिक। तो एक फेरस आ गया और दूसरा क्या बन गया, फेरिक। तो इस तरह से तो आपको क्या करना है, राइट वैलेंसी इन ब्रैकेट्स आफ्टर द नेम ऑफ कैटायन। कैटायन के नाम के बाद लिखिए, जैसे एग्जांपल देखिए FeCl2। तो देखिए यहां पे Fe की जो वैलेंसी यूटिलाइज की गई है वो है +2। तो आप इसके लिए अब क्या नाम लिखें, या तो आप लिखिए इसके नाम में आयरन 2 क्लोराइड, ठीक है। और इसका एक अगर FeCl3 होता, क्या होता है FeCl3, तो आप इसके लिए क्या, अब देखिए तो कितना आ रहा है, +3, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, आयरन 3 क्लोराइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या देखिए मैंने अभी क्या बताया, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके लिए अस, और हायर के लिए एक, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, फेरस क्लोराइड। और इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, फेरिक क्लोराइड। देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया अपने आप ही। तो हायर के लिए हमेशा क्या लेटर यूज होते हैं, इक, और लोअर के लिए हमेशा क्या यूज होते हैं, अस। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गई हैं। अगर आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, सो दैट हम लोग और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आगे लेके आए। और प्लीज कमेंट सेक्शन में डू कमेंट, ताकि आपके कमेंट और आपके लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। थैंक यू।